Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 19th of December 2025. 19 दिसंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, जो कि लग ही रहा होगा, तो आप लाइक ज़रूर किया करें। पता नहीं क्यों आप लोग नहीं करते हैं, बट प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करेंगे आज के एनालिसिस को। बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, आप बने रहें और बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज की है, वो है इंडिया ने साइन किया है पैक्ट विद ओमान फॉर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स विल ऑल्सो अलाउ लेबर मोबिलिटी। तो अब ये जो है ये FTA हमने साइन किया है ओमान के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए भी हैं और यहाँ पे उनके साथ ये पीयूष गोयल जी भी गए हैं ना। दे हैव साइंड द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब FTA में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे टैरिफ्स जो है वो हटा दिए जाते हैं ताकि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों ही ईजी हो, ठीक है ना। इंडिया एंड ओमान ने साइन किया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको CEPA बोलते हैं। ओमान विल प्रोवाइड इंडिया ड्यूटी फ्री एक्सेस टू 98% ऑफ इट्स टैरिफ फाइन्स, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए कि 98% ऑफ द टैरिफ इज वेव्ड ऑफ, मतलब हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखेगा। एंड इसके अलावा ये जो है कवर करता है 99.338% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू ओमान। मतलब ओमान में हम जितनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं उनमें से 99.38% चीज़ों में तो ड्यूटी फ्री हो गई है वो, मतलब कोई इम्पोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है ना। एंड इसके अलावा इंडिया ने भी लिबरलाइज किया है टैरिफ को। 77.79% टैरिफ हमने लिबरलाइज किया, जो कि 94.81% ऑफ आइटम्स कवर करता है ओमान से इंडिया आने वाला, ठीक है ना। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। अब थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस मीटिंग इज दैट इट इज द फर्स्ट बायलिटरल एग्रीमेंट दैट ओमान हैज साइंड विद एनी कंट्री सिंस इट साइंड अ डील विद द US इन 2006। तो ये पहला बायलिटरल एग्रीमेंट है जो ओमान ने किसी दूसरी कंट्री के साथ साइन किया है आफ्टर इट्स डील विद US इन 2006। तो लास्ट इसने US के साथ बायलिटरल डील साइन की थी 2006 में, उसके बाद अब की है। तो ये काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट है। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड डील इंडिया हैज साइंड विद अ कंट्री इन द GCC यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में आने वाली कंट्रीज में ये दूसरा एग्रीमेंट है जो इंडिया ने साइन किया था, सेकंड है। पहला इसने UAE के साथ किया था। तो फर्स्ट GCC कंट्री जिसके साथ इंडिया ने साइन किया था वॉज UAE, February 2022, और अभी किया है ओमान के साथ, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। इसमें से कुछ मैं एक दो फैक्ट्स आपको निकाल करके और दे देता हूँ। तो लेट्स सी, मेरे को पहले इंटरनेट ऑन करना पड़ेगा। ओमान का मैं चाहता हूँ कि मैप आपको दिखा दूँ, ओमान मैप, ठीक है। तो लेट्स सी द मैप ऑल्सो, ताकि एक बार में ही कवर हो जाए, ठीक है। यस, तो एज यू कैन सी द ओमान मैप इज हेयर। ओमान मैप ये आपके साथ है। तो बॉर्डरिंग कंट्रीज देखो तो UAE आपको दिख रहा होगा जो बॉर्डर कर रही है, UAE। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी ओमान से पास करता है, तो ये भी याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू ओमान। तो ऐसी चीज़ें याद रखा करो, ठीक है ना। UAE के साथ टच कर रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ टच कर रहा है, आप देख रहे हैं यमन के साथ भी टच कर रहा है। तो ये यमन, सऊदी अरेबिया, UAE आपकी कंट्रीज़ होंगे जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। और इसके अलावा ऊपर अगर आप देखो तो आपको मुसंदम पेनिनसुला दिख रहा होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ ओमान, पर्शियन गल्फ। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके बीच में हो गया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में, ठीक है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहाँ हो गया? गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ के बीच में हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो याद रखिएगा, दिस इज द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर। इसके अलावा आपको ओमान में आने वाले कुछ जो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी जैसे जिनके टच कर रहा है, तो गल्फ ऑफ मसीरा दिख रही होगी आपको यहाँ पे ऊपर। गल्फ ऑफ ओमान तो बता ही दिया आपको। एंड इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल जैसे मस्कट, मस्कट में ही कल डील साइन हुई, मस्कट याद रखना, इबरी याद रखना, सुहार देख लो आप लोग को लिखा हुआ है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने ये मैप कर लिया ओमान का जो अपने को करना था। नाउ लेट्स मूव बैक टू आर न्यूज़ एनालिसिस एंड थोड़ा सा भी इंटरनेट अभी बंद कर देते हैं। एक और चीज़ चलो बता ही देता हूँ मैं, आप लोग ने देखा ही होगा। तो एक बार फिर से GCC कंट्रीज, अपन एक बार GCC कंट्रीज के बारे में देख लेते हैं। विच आर द GCC कंट्रीज? तो GCC है द कोऑपरेशन काउंसिल, यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसको इसमें जो कंट्रीज आती हैं वो आती हैं बहरेन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE। बहरेन,
कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, ठीक है ना। तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, दीज आर द कंट्रीज विच कम अंडर दिस, ठीक है, जीसीसी कंट्रीज, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं। पार्लियामेंट अप्रूव्स द रूरल जॉब्स बिल अमिड प्रोटेस्ट। तो पार्लियामेंट ने फाइनली वीबीजी ग्राम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल पास कर दिया है राज्यसभा ने में। एंड इस ये रिप्लेस करेगा क्या, ये रिप्लेस करेगा द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो मनरेगा को रिप्लेस करने वाला है, ठीक है ना। एंड बाकी अपोजिशन ने काफ़ी इसका वो किया है। मैं आगे आज एडिटोरियल भी आपको बताऊंगा इसके ऊपर, बट फॉर नाउ दिस इज इट। आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स द प्ली अगेंस्ट डिसीजन टू स्टैब्लिश कोल्हापुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। तो अभी रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया था कि वो एक सर्किट बेंच बनाएंगे एंड दैट सर्किट बेंच विल मीन कोल्हापुर, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशनर गया था जिसने कहा कि भाई कोल्हापुर में बस में आप क्यों बना रहे हो, क्योंकि इसके अलावा पुणे ने भी रिक्वेस्ट की थी आपसे एक सर्किट बेंच बनाने की। और तो ये उन्होंने बोला कि बाकी जगहों पे ना बना करके कोल्हापुर में बनाना राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट हो गया। दिस इज व्हाट हैज बीन द आर्ग्यूमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है टू सेटअप सर्किट बेंच एट कोल्हापुर, दैट इज डन विद अ व्यू टू ब्रिंग जस्टिस क्लोजर टू द पीपल, ठीक है, लोगों के पास, और लोगों के पास तक जस्टिस लाने के लिए किया गया। दूसरी चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो कही है कि कहीं से कहीं तक कॉन्स्टिट्यूशन ये बाइंड नहीं करता है कि सुप्रीम कोर्ट हर व्यक्ति की हर डिमांड सुनेगा, ठीक है ना। तो ये उनके लिए डिसाइड करने के ऊपर है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए, जुडिशियल ईज के लिए वो कौन सी जगह चुनना चाहते हैं। यू कैन नॉट फोर्स सुप्रीम कोर्ट टू एक्सेप्ट ऑल द प्रपोजल्स बेस्ड अपॉन इक्वालिटी, है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि ठीक है, महाराष्ट्र ने अभी पुणे, सोलापुर, इन सब जगहों ने भी डिमांड किया था, बट जो हाई कोर्ट ने सोचा है दैट इज द बेस्ट, क्योंकि जो हाई कोर्ट ने सोचा है बहुत सारे रीजंस देख करके सोचे हैं, डिस्टेंस एंड ऑल, तो दैट इज वाई इट कैन नॉट बी मतलब रिवर्स्ड नाउ, है ना। तो देखो एक और चीज बोली ना, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इम्पोज एनी ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट और द हाई कोर्ट टू एड्रेस ऑल द रीजनल डिमांड्स। तो सारी रीजनल डिमांड्स आइडेंटिकल मैनर में एक्सेप्ट करने के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, ना तो हाई कोर्ट के पास, ना सुप्रीम कोर्ट के पास, और ना ही गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट हैज बीन द आर्गुमेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। अगली न्यूज है, स्कल्प्टर राम सुतार हु मेड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पासेज अवे। तो राम वी सुतार द लेजेंडरी स्कल्प्टर, आप सबको पता होगा, वॉज क्रिएटेड द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप सब गए भी होंगे केवड़िया गुजरात में, जहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जी का, सरदार पटेल का 182 मीटर 182 मीटर स्टैच्यू है, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, गुजरात के केवड़िया में, ठीक है ना। तो ही इज़ द पर्सन बिहाइंड दैट, एंड इन्होंने स्कल्प्ट किया था उसको। तो ये अब नहीं रहे, सो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। ये आपको बता दिया मैंने। अगली जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। अगली न्यूज़ है, रिटायर्ड जजेस डोंट वांट टू सिट एज जूनियर एडहॉक जजेस। सीजीआई ने बताया अभी रिसेंटली। आप देखो क्या है, एडहॉक जजेस का जो कंसेप्ट है वो आपका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों में है। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में आर्टिकल 224A की अगर हम बात करें, तो जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कैन अपॉइंट रिटायर्ड फॉर्मर जजेस एज एडहॉक जजेस, है ना। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब वो एडहॉक जज बैठेगा तो उसकी जो हायरार्की है वो मेन जज से तो नीचे आएगी। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा, वो उनको लगेगा ये कि वो जूनियर है। तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट वही बोल रहा था कि भाई इन लोग को लगता है कि ये जूनियर है, इसलिए फिर वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और यही जो एडहॉक जज का कंसेप्ट है ये सुप्रीम कोर्ट में भी है, और ये सुप्रीम कोर्ट में कंसेप्ट आता है आर्टिकल 127 के अंतर्गत, और वहाँ पर ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ठीक है। तो इफ एनी टाइम देर इज़ नॉट कोरम, सफिशिएंट कोरम अगर नहीं है किसी भी समय, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जो है वो एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकता है। प्रीवियस कंसेंट इसमें प्रेसिडेंट का लगता है, एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जहाँ से आपको लेना है, ठीक है ना। तो ये होता है। बट सुप्रीम कोर्ट जब लेता है तो वो रिटायर्ड नहीं लेता है, वो नॉर्मल हाई कोर्ट से उठा सकता है एडहॉक जज को, ठीक है।
ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है 12 लिव इन कपल्स को कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए। तो ये चीज़ हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर की है कि लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन ऑफेंस एंड नो वन कैन ऑब्जेक्ट टू दिस एज वेल, है ना। इसमें चाहे वो फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, ऑब्जेक्ट और हिंड्रेंस नहीं कर सकते हैं अगर 18 साल से ऊपर है। मतलब मेजर अगर हो गए, एडल्ट अगर हो गए हैं लड़का लड़की, तो फिर चाहे पेरेंट्स फैमिली कोई भी हो, दे कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू दैट। एंड ये लिव इन रिलेशनशिप जो है वो इट कैन नॉट बी एन ऑफेंस, ये ऑफेंस नहीं बन सकता। तो दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल पार्ट में पहला एडिटोरियल है कटिंग ऑफ अ रूरल लाइफ लाइन एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब ये आर्टिकल जो लिखा गया है, ये लिखा गया है मनरेगा के हटाने के लिए। और उन्होंने कहा कि मनरेगा जो हट रहा है तो इट एक्चुअली मतलब डिस्मेंटल्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 41 है। जब आप आर्टिकल 41 पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन का, डीपीएसपी का, तो वो कहता है कि भाई स्टेट जो है इट शैल मेक प्रोविजंस फॉर राइट टू वर्क विद इन इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। तो राइट टू वर्क की बात की जाती है आर्टिकल 41 में, ठीक है ना। अब राइट टू वर्क जब हम बोल देते हैं तो वो डिमांड लेड ही होता है। तो जो पुराना मनरेगा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो क्या था, वो डिमांड ड्रिवन था। डिमांड ड्रिवन का मतलब क्या होता है कि इट वाज बेस्ड अपॉन द डिमांड। आप डिमांड करेंगे तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा, काम देना ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो नेसेसिटी है जो राइट टू वर्क बताता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी राइट टू प्रिंसिपल को नोवेल फीचर बोला है। एंड केटी शाह ने पायस विशेष बोला था, हालांकि यही मतलब अब सही होके रह गया है। पायस विशेष विश ही बन के रह गया है ये डीपीएसपी बिकॉज ऑफ दिस। तो ऑथर ने वही बोला कि मनरेगा जो था वो पाथ ब्रेकिंग इसीलिए था क्योंकि सबसे पहली बात थी कि वो लीगल गारंटी था, 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट मिलता था, डिमांड ड्रिवन था, मतलब वर्क प्रोवाइड किया जाता था डिमांड के बेसिस में। एनी एडल्ट विलिंग टू डू मैनुअल लेबर, कोई भी एडल्ट अगर विलिंग टू डू है मैनुअल लेबर के तो उसको मिलता था। इक्वल वेजेस थे मेन एंड वुमेन में, सेंटर बियर करता था फुल कॉस्ट, ये सारी चीज़ें उसके की पॉइंट्स थे, ठीक है ना। दूसरी अभी जो चेंजेस किए जा रहे हैं नाउ व्हाट इज बीइंग डन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका नाम विकसित भारत जी राम जी बिल रखा गया है। डिमांड ड्रिवन नेचर को ख़त्म किया जा रहा है और ये सप्लाई ड्रिवन हो जाएगा, ठीक है ना। इट्स नॉट डिमांड ड्रिवन नाउ, सप्लाई ड्रिवन हो गया। वीकर फेडरलिज्म, क्योंकि अब स्टेट्स को 40% कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। पहले फुल जो था वो सेंटर कर रहा था, अब 40% कॉस्ट स्टेट को बियर करनी पड़ेगी। अब आप समझो स्टेट्स ने बेचारे ना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा ना कुछ, और पैसा पूरा और बढ़ता जा रहा है। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। इसके अलावा डायरेक्ट वायलेशन ऑफ फेडरल स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि इट इज प्रोहिबिटिंग वर्क ड्यूरिंग पीक एग्रीकल्चरल सीजन, है ना। तो इट प्रोहिबिट्स वर्क ड्यूरिंग द पीक एग्रीकल्चरल सीजन। एंड इसके अलावा वर्कर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो भी रिड्यूस हो गई है। इट डिसप्रपोर्शनेटली हार्म्स वुमेन जो कि ऑलरेडी एग्रीकल्चर में कम कमा रही थी। इसके अलावा अगर आप देखो तो इसमें मैंडेटरी आधार लिंकेज है, ऑनलाइन अटेंडेंस है, ग्राउंड रियलिटी को देखा ही नहीं गया है। पुअर कनेक्टिविटी है तो क्या करोगे आप, है ना। तो ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देखा गया है। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है कि ओवरऑल जो है ये एक नैरो नेचर की स्कीम है व्हेन कंपेयर्ड विद मनरेगा। अगर आप देखें तो इट इज़ नैरो नेचर when compared with मनरेगा। ऑथर ने ये भी कहा है इसके अलावा कि ये ना तो किसी स्टैंडिंग कमेटी में गया ना कुछ गया, वहाँ पे कहीं कोई डिस्कशन नहीं प्रॉपर, तो ये भी इस तरीके से अगर बिल पास करने तो क्या ही मतलब है। तो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल देखेंगे, बोल्ड स्टेप अमिड एन एम्बिशियस न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट। सिंपल सा आर्टिकल है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ इसमें सिंप्लिसिटी के साथ। तो हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में केवल अभी 3% ही न्यूक्लियर यूज हो रहा है और हम चाहते हैं कि 2047 तक 100 गीगावाट हम न्यूक्लियर पावर कर लें, है ना। तो ऑथर ने कहा कि प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है हमारे पूरे के पूरे एनर्जी मिक्स में, वो एनर्जी मिक्स में प्रॉब्लम है कि अभी हम फॉसिल फ्यूल ड्रिवन है। नाउ मेजॉरिटी इज़ फॉसिल फ्यूल ड्रिवन और हमको नेट जीरो एमिशन भी करना है। तो ऐसे में न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि क्लीनर फॉर्म होती है, हाईली एफिशिएंट फॉर्म होती है, 24/7 मतलब बेस लोड पावर सप्लाई कर सकती है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं। इसके अलावा ऑथर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया जो आप लोग आंसर राइटिंग का भी यूज़ भी कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट दिखता है ना, किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट दिखता है वो इस बेसिस पे दिखता है कि वो कितनी एनर्जी यूज़ कर रहा है। मतलब जो आप देखेंगे कि जो हायर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो हमेशा हायर एनर्जी यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ मशीनें ज़्यादा चलेंगी, वहाँ इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा चलेंगी, फैक्ट्रीज ज़्यादा चलेंगी। तो ये सारे रीजंस होते हैं। तो हायर एनर्जी होती है और एनर्जी का जो वो है वो बढ़ने ही वाला है, ऐसा तो नहीं कि एनर्जी घटने वाली है आगे के समय में।
तो ऐसे में हमको बहुत सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि हमें शांति बिल के माध्यम से न्यूक्लियर के रूप में मिल सकती है, जहाँ हमने प्राइवेट को अलाउ किया है। ठीक है, तो ऑथर ने वही बोला कि ठीक है, दिस इज अ गुड थिंग, और हमको अपने मैट्रिक्स में न्यूक्लियर का परसेंटेज बढ़ाना चाहिए, और अच्छा एक अप्रोच है शांति बिल जो है वो कैन बी अ गुड अप्रोच इन दैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं। इनसाइड द ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर, अगर आपसे कोई पूछे ध्रुव 64 क्या है, तो ध्रुव 64 चिप जो है इट्स अ फुल्ली इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो ये माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो हमने डेवलप किया है सीडैक ने। किसने डेवलप किया? सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग अंडर मीटीज माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने इसको डेवलप किया है। एंड DIRV जो प्रोजेक्ट है, डिजिटल इंडिया RISC-5 प्रोजेक्ट जो है, इट एम्स टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ IRSC-V बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर फॉर इंडस्ट्री, मिलिट्री एंड कंज्यूमर टेक्नोलॉजीज। तो हम खुद के इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप कर रहे हैं इंडस्ट्री, मिलिट्री और कंज्यूमर टेक्नोलॉजीज़ के लिए। एंड उसके अंदर हमने ध्रुव 64 डेवलप किया है सीडैक के अंदर। ठीक है ना, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। हालांकि अभी बहुत सारे इशूज़ भी हैं, जैसे ऑथर ने बताया कि अभी ये जो बाकी कंट्रीज़ जो माइक्रो प्रोसेसर डेवलप कर रही है, भाई एडवांस्ड स्टेज में डेवलप कर रही हैं, और उनकी जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं दे आर ऑफ वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, इंडिया में अभी ध्रुव 64 अभी इतना ज़्यादा एडवांस भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कुछ लिमिटेशंस रहेंगी, बट आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ बढ़ सकते हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम आया था, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट आपको बता दूं, मैनहट्टन प्रोजेक्ट यूएस का टॉप सीक्रेट था साइंटिफिक एंड मिलिट्री प्रोग्राम। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया था ये, तो वर्ल्ड के पहले एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। ठीक है, तो उसको मैनहट्टन प्रोजेक्ट बोलते हैं। यूएस को डर लगता था नाजी जर्मनी से कि वो नाजी जर्मनी की न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, तो इसलिए उन्होंने अपने साइंटिस्टों को बोला कि भाई कुछ करो। अल्बर्ट आइंस्टीन को भी बुलाया था उन्होंने। और इसमें मिलिट्री लीड थे जनरल लेस्ली आर ग्रूव्स। आपने मूवी देखी होगी ओपेनहाइमर, तो उसमें सारे चीज़ें हैं। साइंटिफिक हेड थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, एंड साइंटिस्ट की जो थे एनरिको फर्मी, नील्स बोहर, रिचर्ड फेनमैन एंड दस। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी अबाउट दिस। मैनहट्टन प्रोजेक्ट आपको दिख गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं। तो यहाँ तो ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं है। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।